नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आप देख रहे हैं 5 शहर 5 खबर। कुछ देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी 5 महत्वपूर्ण खबरों की तस्वीरें। हम आज आपको इन्हीं 5 तस्वीरों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर का अपडेट देंगे। सबसे पहले बात होगी उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी खबर की, जिससे आपको रूबरू कराएंगे। बात होगी विधानसभा में सीएम योगी के संबोधन पर, जहां पर एसपी प्रमुख पर किए गए हमलों और अपराधियों को चेतावनी दी गई है। तीसरी खबर बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर सियासत से जुड़ी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप में मचे घमासान और मंत्रिमंडल की फेरबदल की बात होगी। चौथी खबर हम लेंगे झारखंड में ईडी की गिरफ्त में आए इंजीनियर की। तो वहीं 5वीं खबर बिहार विधानसभा के बजट सत्र की होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अतीक अहमद के करीबी बिल्डर और घर के बगल में रहने वाले खालिद जफर की अवैध संपत्ति को प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। खालिद जफर के घर से 2 विदेशी बंदूक और एक तलवार बरामद हुई है। बहरहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों बंदूक लाइसेंसी हैं या बिना लाइसेंस की हैं। चकिया में 2 मंजिला इमारत में उमेशपाल की हत्या के बाद शूटर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिलने आए थे और मिलने के बाद फरार हो गए थे। बाबा का बुलडोजर चला है, अब गाड़ी पलटने का भी डर सताने लग गया है। उमेशपाल के कत्ल से खालिद का कनेक्शन जुड़ा हुआ था और अतीक के घर वाले, अतीक की पत्नी, अतीक के बच्चे इसी खालिद जफर के घर में रह रहे थे, जिसको आज नस्तेनाबूद कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। तो खालिद जफर के यहां पर ये एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। शोएब रिजवी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शोएब का रुख कर लेते हैं। शोएब, बाबा का बुलडोजर धड़धड़ाते हुए गरजा है जाफर के घर पर, फिलहाल क्या अपडेट? अभी भी कार्रवाई चल रही है। अगर इस वक्त बात करें तो हमारे ठीक पीछे जो मकान है उस पर बुलडोजर अपना काम दिखा रहा है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से एनकाउंटर किया गया था एक आरोपी का, उसके बाद लग रहा था कि जल्दी जो लोगों के मकान के नीचे है उस पर कार्रवाई होगी। अरे मकान आहिस्ता परवीन इसी में रहे, ऐसा बताया जा रहा है। ये जफर के नाम से मकान है और उस पर आज बाकायदा पीडीए की पूरी टीम पहुंची है। करीब 5 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है, लगातार कार्रवाई जारी है और पूरे इलाके में छावनी जैसे हालात है। बाकायदा हर जगह पर पुलिस मौजूद है और पीडीए की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले दिन में जिस तरह उमेशपाल की हत्या हुई थी उसके बाद एफआईआर उसकी पत्नी की तरफ से दर्ज किया गया था। अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ और उनकी पत्नी को नामजद किया गया था। उसके बाद से लगातार एसटीएफ और पुलिस की टीमें अलग अलग काम कर रही थी। साथ ही साथ पीडीए ने भी लोगों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया था और उसकी जो एक तरह से संपत्ति है उसकी कुंडली बनाना शुरू कर दिया था और उसी कड़ी में आज कार्रवाई की जा रही है। इस मकान के बारे में बताया जा रहा है कि 2021 के बाद से लगातार शाइस्ता परवीन, क्योंकि तो अतीक अहमद का पैतृक आवास है, उस पर पहले ही बुलडोजर चल चुका था। उसके बाद वो यहाँ रहने लगी थी और आज जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, अब से कुछ देर बाद ये मकान पूरी तरीके से जमीन को उठा दिया जाएगा। 2 मंजिला मकान है और उस पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। योगी ने कहा कि आज से 6 साल पहले उत्तर प्रदेश में जनता जनार्दन की मदद से पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ था और इस दौरान अब तक सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है। योगी ने कहा कि यह बजट यूपी की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। इस बजट में सभी तबके की बात कही गई है। अखिलेश सरकार पर तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो ये लोग जाति जाति चिल्लाने लगते हैं। पूर्व की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया, हमारी सरकार ने माफियाओं को खत्म करने का संकल्प लिया है। नितिन चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, 6 साल पूरे हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। उत्तर प्रदेश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो लगातार 5 साल 347 दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं
और आज जमकर प्रहार किया अखिलेश सरकार पर, पूर्व की अन्य सरकारों पर, कि कैसे इन 6 सालों में उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। जी बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 साल 6 साल हो गए हैं, तो उसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर जो है जमकर जो है समाजवादी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो सरकार समस्या के मुंह मोड़ने वाली बात यहाँ करती है, जिस तरह हमारी जो सरकार है वो समस्याओं से दूर होती है, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफिया गुंडों की जो बात की थी कि समाजवादी पार्टी के अंदर माफिया गुंडे पले हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार उनको मुँह तोड़ने का जवाब दे रही है। जी इसके साथ साथ अखिलेश सरकार पर, पूर्व की अखिलेश सरकार पर भी तंज कसा। नितिन, एक बार विस्तार से बताइए कैसे क्या क्या बात कही, कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें थी जो योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में आज कही? जी देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सदन के अंदर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी के अंदर जो गुंडे माफिया हैं उनको जो है बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उन गुंडों को मुंहतोड़ जवाब दे, चाहे वो अति हो या सरगरे जितने भी बड़े बड़े अपराधी हैं जो चोरों को तरीके से खत्म करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही। बात है कि हमारी समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा कि जब से भारतीय समाजवादी सरकार यदि गुंडे माफियाओं को जो इतनी बड़ी सजा दे रही है और इनको जो बिल्कुल जो है साथ के साथ में बैठा रही है, बिल्कुल फोटो भी वायरल हो रहे हैं उनके साथ में अखिलेश यादव के साथ में, उन्होंने जो है मुंहतोड़ जवाब जो है समाजवादी पार्टी देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करे। चाहे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जाति की बात यहाँ की जाती है, जाति के नाम से जो उन्होंने बताया कि जाति के नाम से जो है यहाँ पर राशन देने का काम करते, लेकिन हमारी सरकार जो है जाति के नाम पर राशन नहीं दिया जाता, और जाति के नाम पर जो वैक्सीन लगाने की बात कही जाती है कि अखिलेश सरकार में जाति के नाम से वैक्सीन लोग लगवाते हैं, लेकिन जाति के नाम पर यहाँ वैक्सीन नहीं लगाई जाती। लेकिन हमारी सरकार जो है पूरी तरीके से अच्छा कार्य कर रही है, तो उसी को देखते हुए आज समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक बात ये भी कही है कि जो गुंडे माफिया पले हुए हैं वो सबसे पहले जो काम किया था वो समाजवादी पार्टी की सरकार में इन गुंडे माफिया जो पालने का काम है अखिलेश सरकार ने किया, लेकिन जो गुंडे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खत्म करने का जो काम कर रही है। लेकिन चाहे वो उस पर जो है प्रयागराज हत्याकांड को देखते हुए जो है गर्मा गर्मी देखने को मिली थी, तो उसको देखते हुए उन्होंने मुंहतोड़ अखिलेश यादव से जवाब मांगा था कि आखिरकार इस सरकार में आप ही के गुंडे पले हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन गुंडों को जो है सफाया करने में पूरा काम कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी दिल्ली के नए मंत्री बनेंगे, ये बात सामने आई है। दरअसल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद 2 नाम प्रमुखता से चल रहे थे। कल से लगातार इन दोनों नामों की चर्चा थी, लेकिन अब एलजी के पास इन दोनों नामों का प्रस्ताव भेज दिया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कल अपने इस्तीफे के बाद सियासत गर्मा गई है और मनीष सिसोदिया के साथ ही कल मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह नए चेहरों की एंट्री होने जा रही है। जोरदार तालियां। मैं अपने सभी एमएलए साहिबान, मंत्री साहिबान, उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि समय का थोड़ा अभाव है, तो जो भी हमारे सम्मानित साथी न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए धीर राजपूत इस वक्त जुड़ गए हैं। धीर का रुख कर लेते हैं। धीर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज 2 नए मंत्री होंगे अब दिल्ली सरकार में, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की जगह। फिलहाल क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है डिप्टी सीएम को सीबीआई ने हिरासत में लिया, उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजा और उस प्रस्ताव में उन्होंने अपने 2 नए मंत्रियों को विभाग देने की जो है बात की, और उसके बाद जो है अब ये उसको जो है मंजूरी मिली है। और उसके बाद जो है अब चर्चा थी कि इनको ये विभाग दिए जाएँ, तो उसको लेकर के ये तमाम जो है विभागों का प्रस्ताव जो है पास किया गया है, और उसमें जो है अब इनको जो है विभाग देने की बात की गई है। जी नहीं, कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे? जैसे कि पहले नंबर 2 पर अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 होते थे मनीष सिसोदिया, तो क्या अब नंबर 2 आतिशी होंगी या सौरभ भारद्वाज होंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि वित्त मंत्री के लिए कैलाश गहलोत, और उसमें जो है शिक्षा मंत्रालय जो है वो राजकुमार आनंद को देने की जो प्रस्ताव दिया गया था। इसको लेकर के जो है इस पर राज्यपाल की मंजूरी आनी थी, उसको लेकर के जो है पूरा मामला
राज्यपाल को जो है प्रस्ताव में भेजा गया था, इसके बाद उसकी मंजूरी मिल गई है और उस मंजूरी के बाद अब जो है जो कि मनीष सिसोदिया के पास आपको बता दें 18 विभाग थे। हाँ। और उन 18 विभागों में से 8 विभाग जो है वो जो है कैलाश गहलोत को, और उसके बाद जो 10 विभाग जो है राजकुमार आनंद को देने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर अब राज्यपाल ने जो है उपराज्यपाल ने उस पर मंजूरी दे दी है। ठीक है, यानी कि कैलाश गहलोत को विभाग दिए जाएंगे कुछ, और आतिशी और सौरभ भारद्वाज को कुछ विभाग इसमें दिए जाने हैं। फिलहाल क्या अपडेट है? शपथ ग्रहण की कोई तारीख तय हुई है? शपथ ग्रहण दोनों मंत्रियों का कब तक होगा? क्योंकि 2 नए नवेले मंत्री हैं, हालांकि इससे पहले दोनों कभी मंत्री नहीं रहे। आतिशी भी लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं, बतौर मुख्य प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की कई बार वो मीडिया में शामिल होती हैं, पैनल में शामिल होती हैं, तो वो भी आतिशी भी एक पॉपुलर चेहरा है। इसके साथ साथ सौरभ भारद्वाज भी लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। धीर जी बिल्कुल, देखिए शिवम, जिस तरीके से मंत्रालय जो है दिए जाने हैं उसको लेकर के अब जो है पार्टी किस तरीके से भूमिका उसमें बनाएगी, कब शपथ जो है उनको दिलाई जाएगी, उसको लेकर के भी चर्चा चल रही है। हालांकि अभी कुछ ऐसी जानकारी नहीं आई है कि उनको कब शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन जिस तरीके से जो नाम सामने आए हैं उनको लेकर के भी तैयारियां अब पार्टी ने शुरू कर दी हैं और जल्द ही उनको शपथ का जो कार्यक्रम है उसको भी जो है किया जाएगा और उसके बाद जो है ये मंत्रालय सभी को सौंप दिए जाएंगे। जी, लेकिन आतिशी इससे पहले विवादों में एक वीडियो उनका वायरल हुआ था, धीर शायद आपको याद होगा, जब एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के लिए जब चुनाव होने जा रहे थे सिविक सेंटर में, तो आतिशी कुछ पार्षदों को भड़काते हुए नजर आ रही थी सिविक सेंटर के अंदर। तो वो वीडियो वायरल हुआ तो काफी चर्चा का विषय बना हुआ कि देखिए ये आम आदमी पार्टी की विधायक हैं, इतनी गंभीर विधायक हैं, मीडिया में आके तो कहती हैं कि काला दिन है, तमाम सारी चीजें, ये पार्षदों को भड़का रही हैं। जी शिवम, बिल्कुल, देखिए इसमें सबने देखा क्योंकि वो वीडियो भी सामने आया था, उसमें इस तरीके से लग रहा था कि वो उन्होंने किस तरीके से उसमें जो किया। उसके बाद जो है, लेकिन फिर भी क्योंकि पार्टी अरविंद केजरीवाल ने जब नामों का प्रस्ताव दिया तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से वो विवादों में रही, उसके बाद उनको मंत्रालय देने की जो बात कही जा रही है कितनी वो सही है, क्या उसमें उनको मंत्रालय किस तरीके से उनको दिया जाएगा, उसको लेकर के भी तमाम जो है इसमें भी असमंजस है कि क्योंकि अभी देखिए जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद का है और आतिशी को लेकर के भी चर्चा है, लेकिन अभी फिलहाल जो है किस तरीके से उनको विभागों का दिया जाना तय होना है उसको लेकर के भी चर्चा होना बाकी है। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा, क्योंकि अभी जो है प्रस्ताव को मंजूरी मिली है राज्यपाल द्वारा। अब उस पर किस तरीके से किन किन विभागों को किन किन को सौंपा जाएगा उसको लेकर के भी अभी बैठक होगी और उसमें ये तय होगा कि किन विभागों को जो है ये दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका धीर, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के करीबी कार्यपालक अभियंता रामपुकार राम को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद मंगलवार को छोड़ दिया है और उन्हें हिदायत दी गई है कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। साक्ष्य मिटाने के जुर्म में केस चल सकता है, जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी रामपुकार राम को समन कर फिर से पूछताछ के लिए बुलाएगी। सोमवार को ईडी ने रामपुकार राम को रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के बीआईटी एक्सटेंशन के पीछे द्वारिकेश अपार्टमेंट से हिरासत में लिया था। उनके फ्लैट नंबर 401 से ईडी को छापेमारी में डायरी और कागजात से जुड़े कागजात के कुछ टुकड़े भी मिले हैं, जिसे संदिग्ध बताया गया है और उसकी जांच की जा रही है। तो रामपुकार राम के घर ईडी की छापेमारी हुई है रांची में। झारखंड में हम आपको खबर बता रहे हैं, कई अफसर नेताओं पर जांच पड़ेगी भारी। वीरेंद्र राम से लीड मिली थी दरअसल, इसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस कार्रवाई से झारखंड की सियासत भी गरमाई हुई है। रामपुकार राम के घर ईडी की छापेमारी हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण कुछ कागजात के टुकड़े भी ईडी को मिले जो संदिग्ध की भूमिका में है। तमाम सारे सवाल इसमें खड़े करते हैं। तो रामपुकार राम के घर ईडी ने इस छापेमारी की वारदात को अंजाम दिया है।
राम पुकार राम के घर ईडी की छापेमारी हुई है और इस छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो ईडी को मिले हैं। राकेश कुमार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या महत्वपूर्ण जानकारी, ईडी को क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं राम पुकार राम के खिलाफ जब इनके घर छापेमारी हुई तो? देखिए शिवम, जिस तरीके से ये छापेमारी चल रही थी और उसके बाद साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे अधिकारियों के यहाँ छापे पड़े हैं, पहले चीफ इंजीनियर के यहाँ पड़ा और उसके बाद से उनके एक सहयोगी के यहाँ छापे पड़े हैं और इसके साथ साथ कई दस्तावेज जो मिले तो लेकर अब चर्चा होने लगी है कि कई ऐसे एक डाइट में मिला है जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ राजनेता है, कुछ ब्यूरोक्रेट है और कुछ बड़े ठेकेदार, इन तीनों के अन्य है तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पाए जाते हैं और जिस तरीके से टेंडर मैनेजमेंट के साथ साथ जो पैसे आते हैं चक्कट किया जाता है, तो 1.5% की राशि जाती है, इसको 1% राशि जाती है, इन जो पैसे है ईडी को संगार रखिए कि किस तरीके से सारे कमीशन के पैसे होते हैं, इसके कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और इसमें कौन कौन से लोग होते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे कहा जा सकता है ईडी की छापे के बाद से अब जाकर कई ब्यूरोक्रेट, ठेकेदार और कई राजनेता इनके रडार पे आ गए और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी कुछ छापे दिखाई पड़ेंगे जिसमें कुछ बड़े भी शामिल होंगे। राकेश, राम पुकार राम के बाद ऐसे कौन कौन से बड़े लोग हैं, बड़े अफसर इन्हें कहें जो ईडी के रडार पर आ सकते हैं और क्या वाकई में अगर ऐसा है तो क्या वो साक्ष्यों को नष्ट नहीं कर सकते ईडी की कार्यवाही से पहले? देखिए, ईडी की टीम जब छापेमारी की थी सबसे पहले चीफ इंजीनियर वीरेंद्र नाम के यहाँ, तो उनके यहाँ से कुछ पेन ड्राइव बरामद हुए थे और साथ साथ एक बड़ी डायरी मिली थी जिसमें कई चीजों का जिक्र किया गया था और इसके बाद से रामकुमार राम के यहाँ छापे मारे गए। उस डायरी में उनका भी नाम का जिक्र था और माना जा रहा था कि वीरेंद्र राम के काफी नजदीकी है, तो वहाँ की छापेमारी के बाद से कुछ साक्ष्य और कुछ आधार मिले हैं और जिसको लेकर अब कहीं न कहीं आने वाले समय में ईडी की टीम काम करने वाली है और हो सकता है कि जिस तरीके से संकेत आए हैं, हालांकि ईडी की टीम पूरी तरह से इसका खुलासा नहीं करती है कि किसके छापे पड़े हैं या क्या क्या नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई हैं उसमें कई ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं और आने वाले समय में जब ईडी की छापेमारी होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर भ्रष्टाचारियों के कितने नाम शामिल है और राजनेताओं के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स और ठेकेदारों का किस तरीके से गठजोड़ चलता आया है। तो साफ तौर पर लगता है कि भ्रष्टाचार को लेकर ईडी एक बड़ी कार्रवाई कर रही है और इसमें कई कड़ी जुड़ते चले जा रहे हैं और आने वाले समय में इसकी और भी कहीं न कहीं देखने को मिल सकते हैं उदाहरण। जी राकेश, जो राम पुकार राम के घर जब छापेमारी हुई तो कुछ कागजात के टुकड़े संदिग्ध लगे थे ईडी की टीम को, क्या टुकड़े थे, क्या कुछ उन पर लिखा था, कुछ सामने आ पाया है, कुछ सोर्सेस से पता चला है राकेश? देखिए, उसमें जिक्र किया है, नाम के साथ साथ ये जिक्र है कि इसको कितने % की राशि जाती थी, यानी कि अगर टेंडर की राशि जो है उसका कितना % किसको जाना है, कितनी राशि भेजी गई या भेज देने के बाद से उसका एक हिसाब किया गया और जो कागजात फाड़े जाने की बात की जा रही है, तो जब जैसे ही रामकुमार राम के यहाँ छापे पड़े उसके साथ साथ मोबाइल फोन और कुछ कागजात को नष्ट करने की कोशिश की गई थी और ईडी की टीम इन सारी बारीकियों को देखने के बाद से पूछताछ कर रही है और हो सकता है कि आने वाले समय जो पूछताछ हुई है, जो साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर पता चल पाएगा कि और कौन कौन से नाम शामिल है। जी बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने केएल राहुल और मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू कुनहेनमन के 5 विकेट की बदौलत भारत को पहली पारी में मैच 109 रन पर ढेर कर दिया। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 22 रन विराट कोहली ने बनाए। तो इंदौर टेस्ट मैच में भारत का दम नजर आया है। कुनहेनमैन की फिरकी में फंसी टीम इंडिया 109 पर ढेर हुई है पूरी तरह टीम इंडिया। कोहली ने सबसे ज्यादा 22 रनों की पारी खेली। दिनकर आनंद ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। दिनकर का रुख को लेते हैं। इंदौर टेस्ट में भारत का दम दिखाया। दिनकर, क्या महत्वपूर्ण जानकारी एक बार विस्तार से बताइए पूरे खेल का अपडेट। जिसे हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि इंदौर टेस्ट में टीम इंडिया के साथ बिल्कुल उलटफेर हो गया है। जहां इंदौर की पिच को माना जा रहा था कि वो फास्ट गेंदबाजों के लिए मुफीद साबित होगी, उनके लिए फायदेमंद साबित होगी, इससे उलट यहां पे स्पिनरों का
फिरकी चला है। टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी, रोहित शर्मा ने टॉस जीता, उसके बाद शुरुआती 5 ओवर भी नहीं हुए कि टीम इंडिया के विकेट ताश की पत्तों की तरह ढेर होना शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुनमैन ने 5 विकेट लिए। बता दें कि इस बॉल इतनी घूम रही थी जितनी कि कभी कभी टेस्ट क्रिकेट में लास्ट डे घूमती है, यानी कि जिस गेंद पे विराट कोहली और रोहित शर्मा आउट हुए थे वो गेंद 8 डिग्री तक की घूम गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 डिग्री गेंद घूमना मतलब कोई भी बल्लेबाज बहुत छक्का रह जाएगा, वो भी क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन दरअसल ऐसा नहीं होता है। वहीं टीम इंडिया 1.5 सेशन भी नहीं खेल पाई और 109 रन पर ढेर हो गई। टीम इंडिया ने एक प्रयोग किया था कि शुभमन गिल को स्क्वाड में शामिल किया था। उन्होंने हालांकि ताबड़तोड़ 3-4 चौके लगाए और ऐसा लगा कि शुभमन गिल आज लंबी पारी खेल सकते हैं, लेकिन वो भी चलते बने। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा जिन्होंने दूसरे टेस्ट मैच यानी कि दिल्ली में भी अर्धशतक लगाया था, उन्होंने फिर से इसी पिच पर, जबकि हम विदेशी प्लेयर को ऐसा कहते हैं कि वो स्पिनर नहीं खेल पाते, हाँ। स्पिनरों से उन्हें परेशानी होती है, लेकिन इसी पिच पर आकर उस्मान ख्वाजा 66 रन बना जाते हैं, लगभग 100 से ऊपर गेंद खेल जाते हैं। यानी टीम इंडिया की जो रणनीति थी वो पूरी तरह से धाराशायी हो गई। बहरहाल इससे इतर अगर देखें तो आज टीम इंडिया की तरफ से ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एक इतिहास रचा है। रविंद्र जडेजा इंडिया के दूसरे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, ऑलराउंडर बन गए हैं, जो कि इंटरनेशनल में 5000 रन और 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। शिवम, इसके साथ ही दिनकर सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए। एक बार फिर से विराट कोहली की धूम देखने को मिली इस मैच में। जी विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए, जबकि उनसे 1 रन कम शुभमन गिल ने बनाए। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि क्या दूसरे दिन पिच कैसा रहती है, क्योंकि पिच को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के कोच जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि टीम इंडिया ने किस तरीके की पिच बनाई थी। पहले दिन कहीं पे भी, चाहे वो लॉर्ड्स हो, MCG हो, गाबा हो, कहीं पे भी गेंद इतनी नहीं टर्न करती जितनी कि इंदौर में कर रही है, और उम्मीद थी कि यहाँ पे फास्ट बॉलरों को मदद दी जाएगी। इसके उलट होने के कारण हर टीमों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया अच्छी स्थिति में है। 67 रनों की लीड के साथ ऑस्ट्रेलिया आगे है। शिवम, बहुत शुक्रिया दिनकर आपका। दिनकर हमारे सहयोगी ने अपडेट्स दिया मैच को लेकर, और इसी के साथ हमारी खास पेशकश 5 शहर। ये 5 खबर आपको बता रहे हैं। 109 रन पर ढेर हुई पूरी टीम इंडिया। इसके साथ ही सबसे ज्यादा रन 22 रनों की पारी खेली विराट कोहली ने। इंदौर टेस्ट मैच में भारत का दम नजर आया है। कुनहैन की फिरकी में टीम इंडिया फंसी। हालांकि कल भी ऐसा पिच पर मैच होगा और कल देखने वाली बात होगी कि कल टीम इंडिया की किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है टीम इंडिया का। पांच खबर में इतना है।